देखो बजट अनुच्छेद 112 में वित्त विधेयक वार्षिक वित्तीय विवरण का चर्चा है। बजट का अर्थ होता है चमड़े का थैला। 112 में है वित्त विधेयक चर्चा। संविधान में बजट शब्द की चर्चा नहीं है, बल्कि इसके स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द की चर्चा है। देखो बजट को लोकसभा में पहले प्रस्तुत करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, किंतु वे वित्त मंत्री या किसी अन्य मंत्री से इसे प्रस्तुत करवाते हैं। बजट में केवल इस बात की चर्चा की जाती है कि कौन कौन से विकासात्मक कार्य को करना है। देखो बजट में एक वर्ष के राजस्व, आय, प्रतिक्रिया, रिसिप्ट तथा व्यय की चर्चा है, ठीक ना। देखो इसमें इसे आम बजट या संघीय बजट भी कहते हैं। यह वित्त मंत्री का केवल भाषण मात्र होता है, इससे धन नहीं निकलता है। देखो बजट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अंतरिम बजट, एक होता है लेखानुदान। देखो अंतरिम बजट के बारे में से चुनावी वर्षों में लाया जाता है और लेखानुदान को भी चुनावी वर्षों में लाया जाता है, ठीक। देखो कुछ महीने के लिए होता है, ना कि पूरे वर्ष के लिए। और देखो लेखानुदान भी कुछ महीने के लिए होता है, ना कि पूरे वर्ष के लिए। देखो अंतरिम बजट, इसमें आय तथा व्यय दोनों की चर्चा होती है, मतलब राजस्व तथा खर्च दोनों की चर्चा होती है। लेकिन देखो लेखानुदान में सिर्फ खर्च की चर्चा होती है, व्यय की चर्चा होती है। अंतरिम बजट को मिनी बजट कहते हैं और लेखानुदान को एडवांस भुगतान कहते हैं। देखो लेखानुदान की चर्चा अनुच्छेद 116 में है, इसके लिए विनियोग विधेयक की आवश्यकता नहीं है। 113 प्राकलन, एस्टीमेट। अनुच्छेद 113 में क्या है? प्राकलन। बजट में किए गए घोषणाओं पर कितना खर्च आएगा, इस खर्च की चर्चा प्राकलन में क्या होता है। देखो 113 में क्या है? प्राकलन है। 114 में विनियोग विधेयक। प्राकलन में बताए गए धन निकालने के लिए संसद में विनियोग विधेयक पारित करना होता है। जब विनियोग विधेयक पारित न हो तब तक धन नहीं निकल सकता है। यही कारण संसद को राष्ट्रीय कोष का धन रक्षक कहते हैं। देखो 115 में क्या है? अतिरिक्त अनुपूरक अनुदान, ठीक ना, मतलब पैसा कम पड़ जाए तो और पैसा निकाल दे देता है। देखो बजट में कुछ प्रकार की कटौती होती है। एक पहला होता है नीतिगत कटौती, पॉलिसी कट मोशन। इसके द्वारा बजट को अस्वीकार कर दिया जाता है, अनुदान में 1 रुपये दिया जाता है। देखो एक होता है अर्थगत कटौती, इसके द्वारा बजट का कुछ भाग कम कर दिया जाता है। और एक होता है सांकेतिक कटौती, इसको बोलते हैं टोकन कट मोशन। इसके द्वारा बजट पर असहमति दिखाया जाता है, बजट में से 100 रुपये काट दिए जाते हैं। गिलोटिन, समय के अभाव में बजट की चर्चा को रोककर उस पर मतदान करना गिलोटिन कहलाता है। इसका उद्देश्य बजट में होने वाले विलंब को रोकना है। देखो अनुच्छेद 116 लेखानुदान। विनियोग विधेयक को पारित कराने में सरकार को समय लगता है, अतः सरकार को जल्दी प्रारंभ करने के लिए लेखानुदान के माध्यम से कुछ एडवांस पैसे निकाल लेती है। देखो कभी कभी लेखानुदान तो पारित हो जाता है, किंतु विनियोग विधेयक पारित नहीं हो पाता है, जिस कारण काम अधूरा पड़ा रहता है। देखो अनुच्छेद 117 में क्या है? वित्त विधेयक, फाइनेंस बिल। 117 में वित्त विधेयक, फाइनेंस बिल। आगामी वर्ष में किया जाने वाला विकासात्मक कार्य वित्त विधेयक कहलाता है। वित्त विधेयक लोकसभा या राज्यसभा दोनों में प्रस्तुत हो सकता है। इसका कैटेगरी 2 है, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी। अनुच्छेद 117 का ए, अनुच्छेद 117 का 2 कैटेगरी बी में आता है। देखो कैटेगरी 1 देखो, यह राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से आता है। यह केवल लोकसभा में प्रारंभ होता है, राज्यसभा अस्वीकार कर सकती है तो संयुक्त अधिवेशन पे आ सकता है। देखो इसमें क्या है ना, 117 का बी में यह भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से आएगा। लेकिन देखो 117 कैटेगरी 1 केवल लोकसभा से प्रारंभ होता था, लेकिन कैटेगरी 2 किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकता है। राज्यसभा इसको भी अस्वीकार कर सकती है, इस पर भी संयुक्त अधिवेशन आ सकता है। देखो अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा है, ठीक। 121 मतलब संसद जज के आचरण कार्य प्रणाली पर चर्चा नहीं कर सकता, किंतु उन पर महाभियोग लगाया जा सकता है। देखो 122 न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच नहीं की जाएगी, किंतु विधेयक संवैधानिक है या नहीं इसकी जांच की जा सकती है। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति का अध्यादेश है, ठीक ना। इसका मतलब होता है कि जब संसद कोई सत्र नहीं चल रहा हो और कोई आपातकालीन कानून की जरूरत हो तो मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति अस्थायी कानून बना देते हैं, जिसे अध्यादेश कहते हैं। अध्यादेश अस्थायी कानून है, ठीक ना, ये बात याद रखना। अस्थायी बनाते लेकिन अस्थायी कानून है। राष्ट्रपति अध्यादेश को कभी भी वापस ले सकते हैं।
एक राष्ट्रपति चाहे जितनी बार अध्यादेश ला सकते हैं। अध्यादेश का अधिकतम अंतराल 6 माह का होता है। यदि 6 माह के बीच कोई सत्र प्रारंभ हो जाए तो अध्यादेश की शक्ति मात्र 42 दिन रह जाती है। अध्यादेश को अस्थायी कानून बनाने के लिए 42 दिन या 6 महीने के भीतर संसद द्वारा इसे पारित करना होगा, अन्यथा अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। देखो अनुच्छेद 213 में राज्यपाल का अध्यादेश है। दोनों के अध्यादेश को अनुच्छेद 123 के अंतर द्वारा न्यायिक समीक्षा किया जा सकता है। अध्यादेश आंतरिक रूप से लोकतंत्र के प्रतिकूल है। देखो अब आ जाओ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। देखो सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट के गठन की चर्चा है। हम सभी को मालूम है कि इसमें 33 जज होते हैं और एक मुख्य न्यायाधीश बैठते हैं। देखो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए किसी हाई कोर्ट में 5 साल जज तथा 10 साल वकील होना चाहिए और राष्ट्रपति की नज़र में कानून का अच्छा जानकार होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। जज की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेते हैं। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति कोलेजियम से सलाह लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सहित 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश सहित कुल 5 जजों को कोलेजियम व्यवस्था करते तो मालूम है। देखो जजों को हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाई जाती है। अब तक किसी भी जज को महाभियोग द्वारा नहीं हटाया गया। एक था सुप्रीम कोर्ट का जज रामास्वामी के विरुद्ध महाभियोग लाया गया था किंतु पारित नहीं हो सका। सुप्रीम कोर्ट के जज 65 वर्ष तक कार्यरत रहते हैं। यह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 125 में देखो जजों का वेतन है। ठीक ना, पहला बात तो ये जजों का वेतन संचित निधि से दिया जाता है, इसमें कटौती नहीं की जा सकती है। और देखो मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 और अन्य न्यायाधीश का वेतन 2,50,000 दिया जाता है। देखो अनुच्छेद 126, इसे मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित रहता है तो 33 जज में से एक जज को अस्थायी मुख्य न्यायाधीश बना देते हैं, इसे कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कहते हैं। ठीक, 127 देखो एडहॉक या तदर्थ न्यायाधीश, इसका अर्थ होता है इस उद्देश्य के लिए। ठीक ना, तदर्थ न्यायाधीश को तब बुलाया जाता है जब सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या में कमी हो जाए। एडहॉक जज को लाने की सिफारिश सीजीआई करते हैं। इस सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति 25 हाईकोर्ट के जज को मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेकर एडहॉक नियुक्त कर देते हैं। इसकी शक्ति तो सुप्रीम कोर्ट के बराबर होती है किंतु यह अस्थायी होता है। ठीक ना, देखो 125 वेतन, 126 कार्यकारी न्यायाधीश, 127 एडहॉक न्यायाधीश। देखो 128 क्या करता है ना, जब एडहॉक जज भी उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो सेवानिवृत्त रिटायर्ड जज को लाया जाता है। कहाँ का रहता है? 128 में। देखो 129 सुप्रीम कोर्ट जो है अभिलेख न्यायाधीश यानी कि नजीर का कार्य करती है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट का निर्णय किसी अन्य मुकदमे में भी उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है ताकि न्याय जल्दी मिल जाए। 129 के तहत नजीर का काम करती है। देखो 130 सुप्रीम कोर्ट का स्थान, सुप्रीम कोर्ट तो दिल्ली में है, सबको मालूम है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश के कहने पर राष्ट्रपति इसका खंडपीठ किसी अन्य शहर में खोल सकते हैं। देखो अनुच्छेद 131 सुप्रीम कोर्ट की प्रारंभिक मूल अधिकारिकता, इसके अंतर्गत वैसे मामले को रखते हैं जो केवल सुप्रीम कोर्ट में ही सुलझाया जा सकता है। इसमें 3 प्रकार के मुकदमे आते हैं। पहला हो गया केंद्र राज्य का विवाद, दूसरा राज्य और राज्य के बीच विवाद, तीसरा हो गया एक और केंद्र और उसके साथ कुछ राज्य तथा दूसरी और कुछ अन्य राज्य का विवाद। देखो एक है ना राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का विवाद भी सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाता है किंतु इसे मूल अधिकारिकता में शामिल नहीं करते क्योंकि इसकी चर्चा अनुच्छेद 71 में है। देखो 132 में हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार है। 137 में न्यायिक पुनर्वालोकन, अर्थात सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले को बदल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट ने चंपक दोराई राजन मामला 1960 में तथा बेड़ूबारी मामला 1960 में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, किंतु केशवानंद भारती मामला 1973 में सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनर्वालोकन का प्रयोग करके अपने फैसलों को बदल देता है और संविधान को प्रस्तावना का अंग मान लेता है और कहा कि संसद इसमें संशोधन कर सकती है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचा का सिद्धांत दिया और कहा कि संसद ऐसा कोई परिवर्तन नहीं कर सकती जिसके कि संविधान का मूल ढांचा प्रभावित हो। देखो 1960 में जो होता है ना चंपक दोराई राजन और बेड़ूबारी मामला दोनों में होता है, इसमें नहीं मानता है। 1973 में केशवानंद भारती को मान लेता है न्यायिक पुनर्वालोकन 137 के तहत। देखो अनुच्छेद 139 मूल अधिकार के अलावा किसी अन्य मामले में रिट निकालना हो तो सुप्रीम कोर्ट मतलब कि मूल अधिकार के अलावा किसी अन्य मामले में रिट निकालना तो 139 का प्रयोग करेंगे। अनुच्छेद 32 का प्रयोग किसके लिए होता है? रिट निकालने के लिए होता है। देखो अगर सरकारी मास्टर परमानेंट रिट जारी करता है तो अनुच्छेद 32 के तहत होगा, लेकिन जब रेलवे किसी कर्मचारी पर परमानेंट रिट जारी करना हो तो अनुच्छेद 139 के तहत जारी होगा। ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है ना। अब देखो अनुच्छेद 141 सुप्रीम कोर्ट का न्यायालय निर्णय भारत के सभी न्यायालय
सभी अधिकारी तथा सभी नागरिकों के लिए बाध्य है। 141 के तहत सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भारत के सभी न्यायालय, सभी अधिकारी तथा सभी नागरिकों के लिए बाध्य है। यदि कोई व्यक्ति न्यायालय की बात को नहीं मानता है तो उसे अवमानना समझकर न्यायालय दंडित कर देगा। अनुच्छेद 143 देखो, राष्ट्रपति किसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं लेकिन सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। इसी कारण सुप्रीम कोर्ट भी हर मुद्दे पर सलाह देने के लिए बाध्य भी नहीं है। देखो जैसे एग्जाम्पल, देखो जैसे हुआ था ना 1993 में राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मामले पर सलाह मांगा, किंतु न्यायालय ने कोई सलाह नहीं दिया था, अर्थात सलाह देने के लिए मना कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट का अंतिम व्याख्या, सुप्रीम कोर्ट संविधान का अंतिम व्याख्या करता है। सुप्रीम कोर्ट एक निष्पक्ष तथा स्वायत्त संस्था है। यह अपनी निष्पक्षता बनाए रखने के लिए यह अपनी सभी नियुक्तियां स्वयं करती है। ठीक, सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारियों को एसएससी के द्वारा नहीं कराती है। देखो, सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारियों को पदोन्नति, निलंबन तथा स्थानांतरण एवं सुप्रीम कोर्ट स्वयं करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारी तथा जजों का वेतन संचित निधि से दिया जाता है, जिसमें संसद कटौती नहीं कर सकती। देखो, एक होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, CAG, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। CAG की चर्चा अनुच्छेद 148 से 151 तक है। अनुच्छेद 148, इसमें CAG के पद की चर्चा है। CAG की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। CAG 65 वर्ष आयु तथा 6 वर्ष कार्यकाल तक अपने पद पर रहता है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं होते हैं, बल्कि इन्हें हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया लानी होती है। CAG अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं। मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य CAG नहीं हो सकता है। देखो, एक बात याद रखना, CAG राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं होता, तो इसे महाभियोग से हटा सकते हैं। अनुच्छेद 149, इसमें CAG की शक्तियाँ की चर्चा है। CAG भारत के लेखा विभाग का प्रधान होता है, अर्थात केंद्र या राज्य सरकार द्वारा किसी भी खर्च की जांच CAG कर सकता है। अनुच्छेद 150, CAG केंद्र तथा राज्य दोनों लेखाओं की जाँच कर सकता है। अनुच्छेद 151, CAG केंद्र की लेखा रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं। CAG राज्य की लेखा रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपते हैं। राष्ट्रपति CAG की रिपोर्ट अध्यक्ष तथा सभापति के माध्यम से संसद में प्रस्तुत करते हैं। देखो, CAG की रिपोर्ट को लोक लेखा समिति जांच करती है।